हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है निमोनिया। लंग पैथोलॉजी का ये टॉपिक है और हम पैथोलॉजी के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपको वो टॉपिक्स देखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमने किए हैं, और अगर वो टॉपिक्स आपको देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं निमोनिया। निमोनिया की डेफिनेशन से ही हम शुरू करेंगे। तो निमोनिया is defined as acute inflammation of lung parenchyma distal to terminal bronchiole consisting respiratory bronchioles, alveolar duct, alveolar sac, alveoli। तो डेफिनेशन में क्या है कि देखिए, जब कहीं पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन कैसे होगा? इन्फेक्शन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा, किसी कॉजेटिव एजेंट की वजह से होगा। तो वो क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद लंग पेरेनकाइमा क्या होती है? लंग के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कहाँ पर? लंग पेरेनकाइमा में। ये क्या होता है? लंग का वो पार्ट जो कि है ना, जो कि इन्वॉल्व होता है गैशियस एक्सचेंज में। कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? एल्वेलाई हुआ, एयर सैक या फिर बोल रहे हैं, ठीक है, या लंग पेरेनकाइमा, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट, वो मतलब कौन सा पार्ट जो कि है ना गैशियस एक्सचेंज में पार्ट लेता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया हो। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया हो और उसको हम बोलेंगे निमोनिया। ठीक है, तो लंग पेरेनकाइमा में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और उसके बाद पस या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हमें पता है इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेमेशन के बाद तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा क्या? पस या फिर फ्लूइड। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होता है ना, मतलब डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सैक या और फिर एल्वेलाई, ये पार्ट गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे निमोनिया। अब हमने यहाँ पे दो वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। निमोनिया में लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, और इसमें लंग्स कैसे हो जाते हैं? कंसोलिडेट हो जाते हैं, मतलब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है लंग्स का। लंग्स जो हैं वो सॉलिड हो जाते हैं। तो हमें ये दो वर्ड्स यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है ना, हम ये चार, मतलब जो चार पाथवे होते हैं। ठीक है, 4 पाथवे होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पाथवे होते हैं? इनहेलेशन के रूट से, एस्पिरेशन के रूट से, हेमाटोजेनस स्प्रेड या फिर हम कहें डायरेक्ट स्प्रेड। इनहेलेशन में क्या होता है कि हम जैसे सांस ले रहे हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सांस लेने से अंदर आ जाए और रेस्पिरेटरी ट्रैक से होकर लंग तक पहुंच जाए। ठीक है, एस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे सलाइवा हुआ, फ्लूइड वॉमिटिंग, फूड मटेरियल, कोई भी चीज़ होती है वो लंग में चली जाती है। ठीक है, और जबकि नॉर्मली लंग में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो लंग्स में चली जाती है, मतलब नेज़ोफेरिंग से होते हुए। ठीक है, हेमाटोजेनस स्प्रेड में क्या है कि ब्लड के थ्रू लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन डिस्टेंट साइड पर प्रेजेंट होता है, मतलब दूर प्रेजेंट है लंग्स से, तो क्या है कि वो ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, डायरेक्ट स्प्रेड में क्या है कि है ना, लंग के कहीं आसपास ही इन्फेक्शन हुआ है और है ना, वो लंग्स को भी, मतलब लंग्स के पास ही हुआ है तो वो लंग्स को भी ले डूबता है, मतलब लंग्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रेड। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। एक और बता देते हैं कि लंग पेरेनकाइमा क्या होता है? लंग्स के टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हमें पता है, इन्फेक्शन हुआ है तभी अगर हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हुआ है तभी जाके इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन होगा, कहाँ पे होगा? लंग पेरेनकाइमा में। और लंग पेरेनकाइमा में भी मतलब कौन से पार्ट में, मतलब लंग्स के कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? डिस्टल टू टर्मिनल। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सैक और एल्वेलाई। ठीक है, तो ये की डेफिनेशन हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि है ना, जो लंग्स होते हैं वो है ना बैक्टीरिया से फ्री होते हैं, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि है ना वहाँ पे है ना डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो जो लंग्स में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है? नेजोफेरेंजियल फिल्टरिंग एक्शन, म्यूकोसिलियरी एक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयरवे, प्रेजेंस ऑफ फैगोसाइटोसिस, एल्वियोलर मैक्रोफेज और इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो नेजोफेरेंजियल फिल्टरिंग एक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेजल पैसेज में और यूवुला में। मतलब उसमें कौन कौन से वो आएंगे पार्ट? नेजल पैसेज और यूवुला। म्यूकोसिलियरी एक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयरवे, इसमें कौन सा आएगा? ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फेगोसाइटोसिस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? लंग्स, ठीक है। तो इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये नेज़ोफेरिंक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म ये हो गया, एक यूवुला हो गया जो कि गैग रिफ्लेक्स में पार्ट लेता है, थर्ड हो गया ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री और फोर्थ हो गए हमारे एल्वेलाई, ठीक है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में पार्ट लेते हैं और यहाँ पे मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? नेज़ल पैसेज। तो इसका फंक्शन क्या होता है? नेज़ोफेरेंजियल फिल्टरिंग एक्शन। तो ये फिल्टर करता है, ठीक है। मतलब जो भी काम की चीज़ होगी, जैसे एयर वगैरह को या काम की चीज़ को इनहेल करेगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं, मतलब ट्रैप कर लेता है अगर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है। तो इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, नेजल म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। ये क्या करते हैं कि लार्ज पार्टिकल्स को या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं हेयर में और क्या करते हैं कि है ना, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं जाने देते, मतलब बाहर ही निकाल देते हैं उसको। सेकंड हमारा आता है यूवुला। यूवुला क्या करता है? गैग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई भी इरिटेंट पार्टिकल अगर नॉस्ट्रल में जाता है ना, या फिर माउथ में जाता है, तो क्या होता है कि गैग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करेगा वो अंदर जाने से, ठीक है। वो अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर की तरफ आ जाए, मतलब एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, जैसे कि कफिंग होगा, स्नीजिंग है ना, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएंगे और वो अंदर नहीं जा पाएंगे, वो ट्रैकिया को रीच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूवुला का इम्पोर्टेंस। अब गैग रिफ्लेक्स कब वीक होता है? जब है ना, मतलब ड्रग कंज्यूम करने से, अल्कोहल कंज्यूम करने से कोई ब्रेन इंजरी हो जाए तब कम हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाएगा। और है ना, जब हमें स्वेलो करने में कोई दिक्कत आ रही हो तब ये गैग रिफ्लेक्स वीक हो जाएगा और बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अंदर पहुंच जाएंगे, लंग्स को अफेक्ट कर जाएंगे, मतलब ट्रेकिया वगैरह से होते हुए लंग्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड हमारा डिफेंस मैकेनिज्म आता है ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री। इसमें क्या होता है? म्यूकोसिलियरी एक्शन होता है, ठीक है। म्यूकोसिलियरी एपिथेलियम या फिर म्यूकस जो होती है, म्यूकस कवर्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो हमें पता है हमारे ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री में, हमारे ट्रैकिया में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? म्यूकोसिलियरी एपिथेलियम। तो मतलब वहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, कहने का मतलब ये है। तो ये कि ये ट्रैप करता है ऑर्गेनिज्म को और प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से, ठीक है, जिससे कि इन्फेक्शन बच जाए। लंग्स फोर्थ मैकेनिज्म है हमारा, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा लंग्स, ठीक है। लंग्स में ना एल्वियोलाई में फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज कर देते हैं और उसको वहीं किल कर देते हैं। इन एल्वियोलर सेल फैगोसाइट्स या फिर कहें मैक्रोफेज ingest foreign material and prevent the entry of micro organism and these foreign particle digested by macrophages। तो यही है, प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ये डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं मैक्रोफेजेस से, ठीक है। एक और चीज़ है जो कि हमें मतलब हर जगह याद रखनी है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ये है कि इन्फेक्शन होता कैसे है? जब मैक्रोफेज का अमाउंट पैथोजन से कम हो जाए या फिर पैथोजन ज़्यादा हो जाए मैक्रोफेज से। मैक्रोफेज क्या करता है? मतलब वो फॉरेन पार्टिकल को ईट करता है जिससे कि हमारी बॉडी को वो नुकसान होने से बचा सके, ठीक है। अब पैथोजन ही ज़्यादा हो जाएंगे और मैक्रोफेज कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है।
If macrophage amount are less than pathogen, then it leads to the inflammatory response and leads to the pneumonia. अब इसमें inflammatory response क्या वो करेगा, मीडिएटर रिलीज करेगा, जो जिनको हम बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर. वो कौन कौन से होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, TNF, ठीक है, जो कि फीवर कराते हैं, और इंटरल्यूकिन 8 और ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ल्यूकोसाइट को और है ना प्यूरुलेंट सीक्रेशन को. ठीक है, तो मतलब ये हमने मीडिएटर की वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है, तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में. लेकिन यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा. अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा. ठीक है, फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे जो कि फीवर कराएंगे, ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ाएंगे, न्यूट्रोफिल्स को बुलाएंगे. ठीक है, तो उनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा. ठीक है, तो जो हमने अभी 4 मैकेनिज़्म पढ़े, तो उसमें हमने देखा कि मतलब वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अब वही मैकेनिज़्म अगर फेल हो जाएं, ठीक है, अपना प्रॉपर फंक्शन ना करें, तो फिर क्या होगा. ठीक है, तो वो अब अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो वो लंग्स को अल्टीमेटली अफेक्ट कर जाएगा कुछ ना कुछ. ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से कर सकता है. तो वो तरीके हम देखते हैं. तो ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस को अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो एक अनकॉन्शियसनेस वाली चीज़ आ जाएगी. ठीक है, ऑल्टर्ड मतलब उल्टा. ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का उल्टा क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस. तो या तो वो बेहोश है या फिर नशे में है. ठीक है, तो जिसे मतलब जो कि अपनी प्रॉपर स्टेट में, जो कि अपनी प्रॉपर मेंटल स्टेट में नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ओरोफेरेंजियल कंटेंट में भी एस्पिरेटेड, जैसा कि हमने पीछे बताया, तो वो किसी मतलब है ना नशे में है या फिर है ना, या फिर बीमार है, तो हम लेटे लेटे उसको खाना देते हैं. ठीक है, तो वो स्टमक में ना जाके लंग्स में चला जाता है खाना. ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है. डिप्रेस्ड कफ एंड ग्लॉटिक रिफ्लेक्स. तो इसमें क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयरवे में एंटर कर जाता है, ठीक है, तो वो कफ तो नॉर्मली क्या होता है कि वो कफ करता है. लेकिन जब वो रिफ्लेक्स ही डाउन हो जाएगा, ग्लॉटिक रिफ्लेक्स मतलब आप गैग रिफ्लेक्स भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो जब वही रिफ्लेक्स डाउन हो जाएगा, मतलब डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो वो कफ नहीं कर पाएगा और उससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर नहीं निकल पाएगा. ठीक है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा. ठीक है, तो ये किस में होता है, ओल्ड एज में, वीकनेस ड्यू टू मालन्यूट्रिशन, ट्रैकियोस्टमी. ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल. इम्पेयर्ड म्यूकोसीलियरी ट्रांसपोर्ट. तो हमें पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है, जिससे वो अंदर नहीं जा पाते और बाहर की तरफ जो सीलिया है वो बाहर की तरफ ढकेलते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. अब वही प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल जाएगा और दैट लीड्स टू द निमोनिया. तो normal protection offered by mucus covered ciliated epithelium in airway from larynx to terminal bronchiole is impaired, and that favor bacteria to enter in lungs. एग्जाम्पल है सिगरेट, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम. ठीक है, तो सिगरेट जो है वो भी हमारे सीलिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है, हमारी एपिथेलियम को डैमेज कर सकता है. और इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम का है ये है क्या है ना, जो जब सीलिया ही मोटाइल नहीं होंगे तो वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो हमारे एयर पैसेज में एंटर कर जाएगा. इम्पेयर्ड एल्वियोलर मैक्रोफेज फंक्शन. तो इसमें क्या है कि है ना, एल्वियोलाई में मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस कराते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पहुंच भी जाता है तो उनको फैगोसाइटोस करा देते हैं, मतलब किल कर देते हैं. ठीक है, तो अब क्या है, अब इम्पेयर्ड हो गया मतलब कि अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या है कि वो उसको खा भी नहीं पाएंगे, किल भी नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, वो लंग्स तक पहुंच जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा. ठीक है, और उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग, हाइपोक्सिया, स्टार्वेशन, अनीमिया और पल्मोनरी एडिमा. ठीक है, अब है हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट. अब हमारी इम्यूनिटी ही नहीं होगी तो वो सारे ये सब चीज़ें काम कैसे करेंगे. ठीक है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं है तो हमारी बॉडी बैक्टीरिया से लड़ ही नहीं पाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ ही नहीं पाएगी, तो उससे भी निमोनिया हो सकता है क्योंकि वो फेवर करता है बैक्टीरिया को अंदर आने में. ठीक है, बॉडी के अंदर आने में. तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ लिम्फोसाइट
और जैसे कि एड्स हो गया, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी, और जिससे कि फिर हमारी जो बॉडी है वो बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरिया को अंदर आने में फेवर करेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में लड़ने वाला कोई अब बचा नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा ऑलरेडी सप्रेस हो चुका है, ठीक है। तो ये थे कि है ना, अगर डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तो कैसे निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ऑन बेसिस ऑफ क्लिनिकल सेटिंग, जिसमें आते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें क्या है कि है ना, पर्सन जो है वो हॉस्पिटल के बाहर इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी है पेशेंट और वो इन्फेक्ट हो जा रहा है, मतलब निमोनिया से। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया डेवलप व्हेन पर्सन इज़ कनेक्टेड टू द वेंटिलेटर, मतलब जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तब उसे निमोनिया हो जाए। तो ये 3 तरीके के निमोनिया होते हैं यहाँ पे क्लिनिकल बेसिस पे, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, इसमें क्या है कि बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है, जिसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, माइकोप्लाज्मा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, लेजियोनेला, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें है इन्फ्लुएंजा। फंगल में हो सकता है कॉक्सिडियोमाइकोसिस। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमिक रीजन। इसमें क्या है कि हमें ना उसको एनाटमी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है। लोबार निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ लोब, एंटायर लोब, या फिर हम कहें इवन 2 लोब ऑफ 1 और बोथ लोब। मतलब ये है कि या तो है ना, या तो लोब के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाए, या पूरे लोब में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर क्या है कि एक लंग या फिर दोनों ही लंग में कोई 2 लोब इन्फेक्ट हो जाए, मतलब कुछ भी है, क्या है ना, उसमें लोब इन्फेक्ट होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे लोबार निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया, इन्फेक्शन थ्रू आउट द लंग, पूरे लंग में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। एटिपिकल निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया में क्या आते हैं, इंटरस्टिशियम भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, जैसे ये है लंग, इसमें ये पूरा पैसेज, मतलब ये कि पूरा इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पे, ये हो गए एल्वेलाई, यहाँ पे ये लोब, ठीक है, या तो ये इन्फेक्ट हो जाए, मतलब ये कि राइट साइड के ना 3 लोब होते हैं, ठीक है, तो या तो ये इन्फेक्ट हो जाए पूरा एक लोब, या फिर इसका कोई पार्ट इन्फेक्शन हो जाए, मतलब कोई पार्ट का इन्फेक्शन हो जाए, है ना, तो यही है, या फिर दोनों में से किसी भी एक लोब का या 2 लोब का इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस उसमें लोब इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लोबार निमोनिया। तो लोबार निमोनिया में शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन तो यही है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ लोब, या फिर एंटायर लोब, और इवन 2 लोब ऑफ 1 और बोथ लंग्स, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, जो कि हम ऐसे समझा ही चुके हैं। इसकी ना 4 स्टेजेस होती हैं। तो लोबार निमोनिया की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम इसकी पूरी पैथोलॉजी देख लेंगे 4 स्टेजेस में। तो 4 स्टेजेस में बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर कहीं इंजरी होती है तो सबसे पहले हमें ये पता है कि वो ब्लीड करता है, ठीक है, इंजरी होगी तो कहीं वो ब्लीड करेगा, उसमें है ना इओसिनोफिल्स आएंगे, मतलब अगर है ना ब्लीड कर रहा है तो हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिखेंगे, इओसिनोफिल। फिर जब वो ठीक होने की स्टेज पे चलता जाएगा, है ना, तो फिर वहाँ पे ठीक होगा, तो फिर है ना सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है, फिर आएगा मैक्रोफेजेस, है ना, और क्या है कि ब्लीडिंग भी कम होती चली जाएगी, तो वो एक सही हीलिंग के प्रोसेस पे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 स्टेजेस में वही देखते हैं। तो यहाँ पे केवल हमें बेसिक नॉलेज लगानी है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 स्टेजेस में ही हम इसकी पैथोलॉजी कवर कर लेंगे। तो 4 स्टेजेस कौन सी होती हैं, स्टेज ऑफ कंजेशन, सेकंड होती है स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, और थर्ड होती है स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन, एंड फोर्थ होती है रिजोल्यूशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन। इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमें ये ठीक से, और इसकी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ, लेकिन है ना आपको इन टर्मिनोलॉजी का याद रखना है, ठीक है। तो स्टेज ऑफ कंजेशन को हम इनिशियल फेज बोलते हैं, जो कि 1 to 2 डेज़ के लिए होती है। तो 1 to 2 डेज़ के लिए नॉर्मली क्या होता है कि वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन ही हो गया, ठीक है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन कम टाइम के लिए होता है, और इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि कहीं इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और इन्फेक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, बैक्टीरिया का, ठीक है।
ग्रॉसली अगर हम देखें तो जो अफेक्टेड लोब है, अब मान लीजिए ये वाला लोब जो है वो अफेक्टेड है ना, तो इसमें क्या होगा कि लंग जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा और कंजेस्टेड हो जाएगा। एनलार्ज किस लिए हो जाएगा? अब वहाँ पे इंजरी हुई है, मतलब बैक्टीरिया जाके वहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पे इंजरी हो गई है, तो मतलब नॉर्मल के कंपैरिजन में ये एनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो ऑटोमेटिकली वो हैवी हो जाता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाता है वहाँ पे ब्लड का। अब ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से वो डार्क रेड भी दिखेगा, ठीक है। कंजेस्टेड क्यों बोल रहे हैं हम इसको? एल्विलाई के पास, एल्विलाई में ना बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, तो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड रिलीज हो रहा होता है, ब्लड निकल रहा होता है, तो अब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है तो जो लोब जो है वो जिसको हम अफेक्टेड लोब कहेंगे वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा और हैवी हो जाएगा। कंजेस्टेड अगर आप कहीं वर्ड देख रहे हैं तो वहाँ पे ये है कि कैपिलरी का लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा ब्लड हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अफेक्टेड लोब में क्या क्या है? एनलार्ज है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, डार्क रेड है, ब्लड की वजह से डार्क रेड दिखेगा, और कंजेस्टेड क्योंकि वहाँ की कैपिलरीज में बहुत सारा ब्लड आ रहा है तो उसकी वजह से वो कंजेस्टेड भी दिखेगा। हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो उसमें क्या दिखता है कि है ना, डायलिटेशन और कंजेशन दिखता है कैपिलरीज का एल्विलर वॉल्स में, मतलब एल्विलर वॉल्स मतलब एल्विलाई की जो वॉल्स होती हैं तो वहाँ पे ना डायलिटेशन दिखेगा कैपिलरीज का, जो कि ब्लड कैपिलरीज होंगी, और उसकी वजह से हमें कंजेशन दिखेगा। कैपिलरीज में बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वहाँ से बहुत सारा ब्लड आ भी रहा होता है एल्विलाई में। इसके मतलब फिर एल्विलाई में क्या होगा कि है ना, येलो कलर का फ्लूइड भी हमें दिखेगा, जो कि मतलब येलो कलर का फ्लूइड दिखेगा, तो इसको हम बोलेंगे पेल इओसिनोफिलिक एडिमा। अभी हम बात करते हैं कि क्या होता है, और इसके सराउंडेड मतलब एल्विलाई के सराउंडिंग क्या होती है? न्यूमोसाइट्स, ठीक है, ये हमें जानने का है, थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें पेल इओसिनोफिलिक एडिमा कैसे हो रहा है कि है ना, पेल का मतलब क्या होता है? येलो कलर, ठीक है, और ब्लड ऑफ फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी मतलब एक एडिमा वाली पैथोलॉजी है, तो आप अगर एडिमा वाली आपने वीडियो देखी होगी हमारी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ना, जो ब्लड है, फ्लूइड है, तो वो कैपिलरी से निकल के बाहर आ रहा है और एल्विलर सैक में भर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे इओसिनोफिल आ जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे इओसिनोफिल्स भी आ जाएंगे, और उसको बोलेंगे पेल इओसिनोफिलिक एडिमा। देखिए, स्टेज ऑफ कंजेशन, अगर वहाँ पे न्यू इंजरी हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड होने की वजह से वहाँ पे मार्क्ड इओसिनोफिल्स दिखेंगे, बहुत सारे यहाँ पे इओसिनोफिल्स दिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट याद रख लेंगे, ठीक है, अगर हमें कुछ याद नहीं है तो एक थोड़े से पॉइंट याद रख लेंगे कि इसमें मार्क्ड इओसिनोफिल दिखता है, ठीक है। अब एडिमा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, मतलब बैक्टीरियल के वो इन्फेक्शन की वजह से वो वहाँ पे रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो एडिमा भी वहाँ पे बहुत सारा एक्यूमुलेट हो रहा है, एडिमा मतलब बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे इओसिनोफिल्स ज़्यादा हैं क्योंकि इंजरी वाली स्टेज मतलब पीक पर है, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स भी कम होंगे, रेड सेल्स भी कम होंगे। देखिए, हमने यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी कम दिखाए हैं और रेड सेल्स भी कम दिखाए हैं, ठीक है, इंट्रा एल्विलर फ्लूइड में। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं, किसकी वजह से, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया इस स्टेज में हमें दिखेंगे, स्टेज ऑफ कंजेशन में, जो कि हम डेमोन्स्ट्रेट या डिटेक्ट कर सकते हैं ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से। अब हम आते हैं स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, जो कि इसकी सेकंड स्टेज है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम इसका एक तो दूसरा नाम है अर्ली कंसोलिडेशन, जो कि 2 to 4 डेज़ के लिए रहती है, ठीक है। रेड हेपेटाइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, ये हमें लिवर के जैसा दिखने लगता है, ठीक है। और मतलब आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि हिपेटा मतलब हिपैटिक मतलब होता है कि लिवर, ठीक है। तो ये लिवर लाइक जैसा हमें लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये लिवर जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये 2 to 4 डेज़ के लिए होता है। ग्रॉसली अगर हम देखें तो जो अफेक्टेड लोब है, अब मान लीजिए ये अफेक्टेड लोब है, तो ये किस तरीके का दिखेगा? रेड कलर का
फर्म दिखेगा, ठोस दिखेगा, मजबूत सा दिखेगा और मतलब सॉलिड टाइप दिखेगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड दिखेगा। कंसोलिडेटेड हमने शुरुआत में बताया था कि वो सॉलिड जैसा दिखता है, ठीक है, सॉलिड हो जाता है। तो अर्ली कंसोलिडेशन हम इसको इसलिए ही बोल रहे हैं। तो इसको कंसोलिडेटेड क्यों बोला गया है? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लंग्स में ना एयर प्रेजेंट होती है। अगर एक अफेक्टेड लंग है और एक नॉर्मल लंग है तो नॉर्मल लंग में एयर प्रेजेंट होती है तो वो थोड़ा लाइट होता है, ठीक है। अब अफेक्टेड लंग है, अफेक्टेड लंग को या निमोनिया वाले लंग को देखेंगे तो वो थोड़ा भारी होता है, मतलब सॉलिड टाइप होता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे ब्लड होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है, म्यूकस रिलीज होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस चल रही होंगी तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो हैवी हो जाएगा और वहाँ पे सॉलिड और वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और हैवी और सॉलिड वहाँ पे दिखेगा। तो सॉलिड वाले वर्ड को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो हमारा लोब कैसा दिख रहा है? रेड और फर्म लंग्स दिख रहे हैं और यहाँ पे सिरोफाइब्रिनस प्लूरेसी दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब हम आपको थर्ड स्टेज में बताएंगे क्या होता है। कट सरफेस में क्या है कि सबसे पहले रेड देख लेते हैं। रेड का तो यही है कि है ना ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और सॉलिड है मतलब इसलिए वो ठोस हो रहा है, सॉलिड हो रहा है। फर्म का मतलब होता है ठोस, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो कट सरफेस में क्या है कि है ना एयरलेस है। अभी इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एयर एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और यहाँ पे बैक्टीरियल रिएक्शन चल रही है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है। तो क्या है कि रेड पिंक हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा इसका। ड्राई और ग्रैनुलर, यहाँ पे मतलब ये थोड़ा इधर ग्रैनुलर मतलब ग्रेन्यूल्स जैसी अपीयरेंस दिखने लग जाएगी, ठीक है। और लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। कट करके देखेंगे तो लिवर लाइक हमें दिखेगा, कलर रेड दिखेगा उसका, ठीक है। अब हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि है ना कैसे फ्लूइड बाहर आ रहा है एल्वेलर सैक में, ठीक है। एल्वेलर सैक में वो एंटर कर रहा है और रेड हिपेटाइजेशन के आते आते फिर क्या होगा कि है ना एडिमा जो होगा वो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जो एडिमा फ्लूइड है, एडिमा का जो फ्लूइड है अब वो क्या है कि थोड़ा सही होने की, हीलिंग की प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। अगर कहीं इंजरी होती है तो फिर उसके बाद स्कैब फॉर्मेशन होने नहीं लग जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो एडिमा फ्लूइड है वो है ना वो रिप्लेस होने लग जाएगा फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइब्रिन स्ट्रैंड्स भी दिखेंगे जो फ्लूइड में है। तो आप यहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ पे नहीं, आप एल्वेलाई में ऐसे करके फाइब्रिन स्ट्रैंड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमने बताया था कि जब वो प्रोसेस चल रहा होता है तो जब सही होने की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे। तो सेकंड स्टेज में हमको बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं। तो मार्क्ड सेल्यूलर एक्सोडेट ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ रेड सेल, यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स और बहुत सारे रेड सेल्स दिखेंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और रेड सेल्स दिखेंगे बहुत सारे। तो अब इसमें यही है कि मैक्रोफेज भी हमें थोड़ी मतलब न्यूट्रोफिल्स के अंदर यहाँ पे है ना बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम न्यूट्रोफिल्स बना रहे हैं तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो कि इसको इंजेस्ट कर लेते हैं और ये शो करता है कि हमारा जो लिवर है वो मतलब सही होने के प्रोसेस में जा रहा है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे जो कि है ग्रे हिपेटाइजेशन स्टेज, ठीक है। तो इसमें यही है कि वो रेड से ग्रे हो रहा है और ये थर्ड स्टेज है इसलिए हम उसको लेट बोल देंगे। बाकी सब वही है कि वो सॉलिड अभी तक है, ठीक है। तो 4 to 8 डेज़ के लिए होती है। ग्रॉसली अगर हम देखें तो अफेक्टेड लोब जो है वो फर्म और हैवी है, ठीक है, फर्म और हैवी है। तो मतलब ये क्या है कि ये जो लोब है वो अभी तक सॉलिड है, ग्रे इन कलर है और वो फर्म है, मतलब स्ट्रॉन्ग है और मतलब सॉलिड कहेंगे, ठीक है। कट सरफेस अगर हम देखें तो ये ड्राई होगा, ग्रैनुलर होगा, ग्रे कलर का होगा और लिवर लाइक अपीयरेंस होगी। तो जो कलर है वो रेड टू ग्रे कहाँ से होने लग रहा है, मतलब हाइलम से पेरीफेरी तक होता है, ठीक है। हाइलम हमें पता है एक डिप्रेशन होता है, तो वो हाइलम से पेरीफेरी तक जाएगा। तो सबसे पहले जो ग्रे कलर आएगा वो कहाँ पे आएगा, हाइलम पर, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें
देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइब्रिनस प्लूरेसी होती क्या है, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। तो ये कैसे आता है, प्लूरल कैविटी ये हो गई, यहाँ पे ये कैविटी होगी यहाँ पे, तो है ना लंग से यहाँ पे फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये कैसे आता है, यहाँ पर ना जो लंग है वो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ से प्लूरल कैविटी में भी फ्लूइड जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। और क्या है कि इसमें फाइब्रिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोब में फाइब्रिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे फाइब्रिन्स भी इसमें आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रिनस प्लूरेसी। तो क्या है कि लंग में फाइब्रिन प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड हो जाएगा तो वो प्लूरल कैविटी में भी आ जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और फाइब्रिनस प्लूरेसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रिन स्टेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, माइक्रोस्कोपिकली या फिर हिस्टोलॉजिकली हम देख लेते हैं। तो फाइब्रिन्स जो हैं वो डेंस हैं, न्यूमरस हैं, बहुत सारे फाइब्रिन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत नंबर्स में फाइब्रिन्स प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनिज्म कम होंगे, क्योंकि अब ये हीलिंग की फेज़ में जा रहा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, वो है ना वो कम होंगे। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया को खा चुके हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया को खा चुके हैं तो वो अपना काम कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हमें कम मिलेंगे, रेड सेल्स हमें कम मिलेंगे, और यहाँ पे मैक्रोफेज हमें दिखने लग जाएंगे, ठीक है। मैक्रोफेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखेंगे, क्योंकि है ना अब हमारी लंग जो है वो नॉर्मल स्टेज में जाने वाली है, तो हमें पता है कि है ना एल्वेलाई में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें तो जब मैक्रोफेज अपीयर हो जाएंगे तो हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि हमारी लिवर जो हमारा लंग है, सॉरी लिवर नहीं, लंग जो है वो हीलिंग की स्टेज में जा रहा है, मतलब वो सही होता जा रहा है, ठीक है। फोर्थ स्टेज है हमारी रिजोल्यूशन स्टेज। तो रिजोल्यूशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिकवरी होने लग जाती है लंग की, ठीक है। हमारा लंग यहाँ पे ठीक होने लगता है, ठीक है। कितने दिन लगते हैं, 8 डेज टू 3 वीक तक लगते हैं। ग्रॉसली अगर हम देखें तो सॉलिड फाइब्रिनस कंटेंट लिक्विफाई बाय एंजाइमेटिक एक्शन। तो इसमें क्या है कि जो फाइब्रिन को एंजाइम लिक्विफाई करने लग जाते हैं, मतलब अपने एंजाइमेटिक एक्शन से, और जिसकी वजह से जो सॉलिड लंग होता है वो सॉफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। और जो लोब्स हैं वो अपना नॉर्मल एयर को रिस्टोर करता है, ठीक है। जो मतलब क्या है कि इसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग एरेशन इन अफेक्टेड लोब। तो वहाँ पे अब एयर आने लग गई है, ठीक है, क्योंकि वो सही होने लग गया है, सॉफ्टनिंग होने लग जाएगी सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक है। कट सरफेस में अगर हम देखें तो ग्रे रेड हो जाएगा, ये डर्टी ब्राउन कलर का दिखेगा, फ्रॉदी येलो क्रीमी फ्लूइड इसमें दिखेगा। और हम है ना इसको मतलब ये जो हमें इसको हम प्रेस करके फील भी कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो मतलब माइक्रोस्कोपिकली तो इसमें मैक्रोफेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि नॉर्मल लंग्स में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे, मैक्रोफेज जो है वो न्यूट्रोफिल्स को एनगल्फ कर लेगा, और ग्रैन्युलर एंड फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन ड्यू टू द एंजाइमेटिक एक्शन, क्योंकि यहाँ पे वो लिक्विफाई कर रहा है, ठीक है, तो वो फ्रेगमेंट में तोड़ देगा, फाइब्रिन्स को बहुत सारे फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। एल्वुलर कैपिलरीज आर एंगोज्ड। एल्वुलाई की जो कैपिलरीज थी वो अब नॉर्मल अमाउंट में ब्लड उसमें आने लग जाएगा, ठीक है, जो बहुत तो उसको हम बोलेंगे एंगोज्ड, ठीक है। रिमूवल ऑफ फ्लूइड कंटेंट, और है ना यहाँ पे जो फ्लूइड था वो कम हो जाएगा, नॉर्मल अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हमें दिखेंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेस बहुत सारे दिखेंगे, और क्या है कंजेशन दिखेगा, ठीक है। तो ये था हमारा निमोनिया पे टॉपिक। इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है,
प्लूरल इफ्यूज़न इसमें देखने को मिलेगा और एम्पायमा भी देखने को मिल सकता है, लंग एब्सेस, मेटास्टैटिक इन्फेक्शन, ये सब हमें देखने को मिल सकते हैं, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि रिजोल्यूशन ऑफ एक्सुडेट डज नॉट अकर बट इफ़ इट अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट फ्रॉम alveolar septa result in fibrous tough airless leathery lung tissue जिसको हम बोलते हैं कार्निफिकेशन, ठीक है। वैसे तो है ना इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो फाइब्रोब्लास्ट अपीयर हो जाएंगे एल्वेलर सेप्टा में। तो ये था हमारा निमोनिया पे लेक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम पे थोड़ा टाइम कम है, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट बना पाते हैं और थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी नहीं आ पाती, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम पे ला सकें। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सॉरी, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।